तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन को वेरिकोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि वेरिकोज वेन जो है, वेरिकोज वेन आर द अबनॉर्मल डायलेट एंड लार्ज टॉर्टस बिकॉज ऑफ द हाइड्रोसाइटिक प्रेशर, वीकनेस बाय वेन एंड द इनकम्पिटेंट वेन्स वॉल। तो इन्होंने बताया वेरिकोज वेन जो होती है वो कैसे होती है, हमारी अबनॉर्मल डायलेट हो जाती है जब हमारी वेन बड़ी हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोस्टिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है और हमारी जो वेन्स होती है, जो वॉल होती है, वो कमजोर हो जाती है प्रेशर से। ठीक है, तो ये हमारी जो कंडीशन रहती है ये वेरिकोज वेन बोली जाती है। ठीक है, किसी भी वेन का हमारे का अब नॉर्मल तरीके से फूलना और उसका आकार में बड़ा हो जाना या फिर उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर दिए इन्होंने। रिस्क फैक्टर में इन्होंने सबसे पहले बताया हेरिडिटरी दिया है। हेरिडिटरी में क्या होता है, जैसे कि जन्मजात जो चीजें हो जाती है, तो जन्मजात हमारी जो वेन्स होती है, वेन की जो वाल होती है, जो वाल्व होती है, उसके उनके अंदर कमजोरी, तो उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा एज आ जाता है। तो एजिंग फैक्टर में इन्होंने दिया है एजिंग कोज वियर एंड टियर ऑन द वॉल्स। तो हमारे एज की उम्र की वजह से भी हमारी जो वॉल्स होती हैं वो हमारी कमजोर हो जाती है और टूट भी सकते हैं। तो इसमें इवेंचुअली जो वियर कोज ऑफ द वॉल्स ऑफ अलाउ सम ब्लड फ्लो बैक इनटू द वेन व्हेन टू द कलेक्ट इंसर्ट ऑफ फॉलोइंग अप टू हार्ट। तो इन्होंने बताया है कि इसकी वजह से जो हमारी वॉल्स होती हैं, तो इसमें कारण क्या रहता है कि जो भी हमारी वॉल्स होती है, वॉल के अंदर जो ब्लड हमारा हार्ट के अंदर फ्लो करना चाहिए, वो जो हमारा ब्लड होता है वो वेन के अंदर बैक फ्लो कर जाता है, यानी कि वापस हमारा वेन के अंदर चला जाता है। तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओबिसिटी। तो ओबिसिटी में क्या आ जाता है, ओबिसिटी हमारा हो जाता है ओवरवेट पुट एडिड प्रेशर ऑन वेन। तो इसमें हमारा जो ओवरवेट होता है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा वेन पर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा वजन बढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें स्टैंडिंग और सीटिंग ऑफ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं या लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो ये भी हमारा वेरिकोज वेन का रीजन भी बन सकता है और रिस्क फैक्टर भी हमारा हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सेक्स। सेक्स के दौरान वुमेन आर मोर लाइकली ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंडीशन हार्मोन चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री मेंस्ट्रुएशंस ऑफ मोनोपॉज में बी द फैक्टर। तो सेक्स में इन्होंने बताया कि जो महिलाएं होती है उनमें ज्यादा डेवलपमेंट देखा जाता है वेरिकोज वेन का, और ज्यादा रिस्क फैक्टर भी देखे जाते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में, जब हार्मोन चेंज उनके होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, या मेंसेस स्टार्ट होते हैं, पीरियड के स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम होता है, या पीरियड्स के बंद होने से पहले का जो टाइम होता है, मोनोपोज जो टाइम होता है, तो इस टाइम पर जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बट डिक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम लेग टू पेल्विस। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम जो होती है वो हमारी बढ़ती है, बट डिक्रीज कहाँ पर होती है, हमारी लेग और पेल्विस के अंदर। जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारी इंक्रीज तो होती है, क्योंकि बेबी को इनफ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने के लिए हमारी इंक्रीज तो होती है, बट हमारी डिस्क्रीज कहाँ पे जाकर हो जाती है, लेग्स और पेल्विस का जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारी डिस्क्रीज हो जाती है, यानी कि कम पड़ जाता है हमारा ब्लड फ्लो। दिस सर्कुलेटरी चेंज इज ड्यू टू द स्पॉट टू द ग्रोइंग फीटस, बट इट कैन प्रोड्यूस एन इनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट। तो इसमें जो सर्कुलेटरी जो हमारे चेंजेस होते हैं वो हमारा सपोर्ट करता है किस चीज को, सर्कुलेटरी हमारे जितने भी चेंज होते हैं वो हमारे फीटस की ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फीटस में जो ग्रो हो रहा है वो बहुत अच्छे होते हैं, परंतु किस चीज में अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जब हमारा बढ़ता है तो बेबी को इनफ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलेगा तो बेबी का ग्रोथ अच्छी होगी फीटस की, और कभी कभी जो है इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा रिस्क फैक्टर के अंदर ही हमारी चीजें आती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले आ जाता है क्रैम्प्स इन लेग। तो लेग के अंदर क्रैम्प आना, क्रैम्प का मतलब तो आप समझते ही हो, हमारी जो मसल्स होती है उनके अंदर ऐठन आ जाना, बाटे हम जिसको बोल देते हैं, हैवी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इजी लेग फटीग, हमारी जो पैर होते हैं उनमें थकावट ज्यादा महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी लेग के अंदर। पेन आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग एंड सबसाइड ऑफ द वॉकिंग ऑफ बाय इवेंट ऑफ द लिम्स। तो हमारे जो पैर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब लंबे टाइम तक आप खड़े रहते हैं और वॉक करने की बजाय। तो इसमें डिस्कम्फर्ट भी महसूस होगा, डिस्कलर्ड भी महसूस होगा आपको इसमें, और इसमें आपका टर्टस लेग वेन्स, तो हमारे जो पैरों की जो वेन्स होती हैं उनका जो कलर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और डिस्कम्फर्ट होना महसूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखी जाने वाली चीजें हैं। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में हमारी आ जाएगी, सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में देखेंगे हमारी हिस्ट्री कलेक्शंस। तो हिस्ट्री कलेक्शन तो लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, पास्ट और प्रेजेंट की जो चीजें होती हैं वो जाननी जरूरी होती है हिस्ट्री कलेक्शंस के अंदर। फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉकिंग टॉर्टिफेंस टेस्ट। तो इसमें हमारे जितने भी डिमोस्ट्रेट प्रेशर जो होता है या एब्सेंस ऑफ द वाल्वुलर इनकम्प्लीटनेस टू ऑफ द कम्युनिकेटिंग वेन्स। तो ये हमारा सारा का सारा जो हमारी वॉक करने की जो चीजें होती है, जो हमारा प्रेशर की जितनी भी चीजें होती हैं, जो हमारा वाल्वुलर की जो चीजें होती है, वो सारी की सारी कम्युनिकेटिंग की जाती है हमारी वेन के साथ। तो ये सारी की सारी डायग्नोज की जाती हैं चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है जब आप डायग्नोज करेंगे तब।
डॉपलर अल्ट्रासाउंड और हमारा डुप्लेक्स इमेज, ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं ये भी सारे के सारे करवाए जाते हैं, जिसमें डिटेक्ट जो प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ द वेन्स रिफ्लेक्शन डिप ऑफ द सुपरफिशियल विजिबल। ठीक है, तो इसमें जो डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की जो चीजें होती हैं या हमारे डुप्लेक्स इमेज होती है उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसमें हमारी जो वेन्स होती है वो हमारी सुपरफिशियल वेसल्स दिखाई देना, यानी कि बिल्कुल हमारी स्किन के ऊपर भी वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। डीपली जो हमारी वेरिकोज वेन होती है वो बिल्कुल ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं, तो सुपरफिशियल वेसल्स हमारी आ जाती हैं इसमें, तो डायग्नोज के अंदर ही देखी जाती हैं हमारी। तो नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट है हमारी। मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। कंसर्टिव थेरेपी आ जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें अनकवरिंग वेट लॉस और पार्ट ऑफ द अवॉइडिंग एक्टिविटीज एंड द कोज ऑफ द वेन ऑफ द स्टेटस बाय ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग वेन्स फ्लो। तो मेडिकल मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो इसमें हमारी जो थेरेपी होती है हमारी वेट लॉस से लेकर के, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी करनी जरूरी होती है, और कुछ एक्टिविटीज करनी भी जरूरी होती हैं। जो अवॉइड करने की जो हमारी चीजें होती है वो अवॉइड करवाई जाती हैं, और जो हमारी यूजेबल चीजें होती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव वेन फ्लो के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें होती है वो हमें अवॉइड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें दी गई है हमारी, जैसे कंप्रेशन स्टॉकिंग दी गई है। ठीक है, तो कंप्रेशन जो से प्रेशर वाली जो चीजें होती है, दबाव दिया जाता है जिन चीजों से। एलिवेशन ऑफ द इफेक्टेड वेन्स फ्लो, तो हमारा जो एलिवेटेड किया जाता है वेन्स फ्लो को बढ़ाने के लिए एलिवेट की जाती हैं चीजें। एक्सरसाइज होती है वो भी हमारी मेन होती है इसके अंदर, तो ये हमारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट के बाद इसमें आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आपको ड्रग्स और थेरेपी ही मिलती है, तो ड्रग थेरेपी का आपने ध्यान रखना है। तीनों चीजें आपने, एक तो कंप्रेशन स्टॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, दबाव से प्रेशर से की जाने वाली चीजें। वेन का फ्लो एलिवेशन, तो वेन का फ्लो बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ उठाए जाने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि वेन का फ्लो बढ़ाने के लिए जैसे गर्दन को ऊपर उठाना या सर को ऊपर उठाना, तो ये एलिवेटेड चीजें हो जाती है हमारी। एक्सरसाइज तो मेन होती है इसमें। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा सेक्लेरोथेरेपी दी जाती है। सेक्लेरोथेरेपी के अंदर कौन सा आ जाएगा, कमोस ट्रीटमेंट आ जाएगा इसमें ऑफ वेरिकोज वेन। तो इसमें अफेक्टेड वेन में भी द सेक्लर्स ऑफ द इंजेक्टिव सोडियम, और इसमें जो हमारा सल्फेट सिमिलर सेक्लोरिन एजेंट, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं हमारी सेक्लेरोथेरेपी के अंदर ही दी जाती हैं। और आफ्टर इंजेक्शंस लेग शुड बी द वार्प्ड ऑफ द कंप्रेशंस ऑफ बैंडेज ऑफ 24 to 72 आवर। तो जो इंजेक्शन दिए जाते हैं या फिर लेग की जो थेरेपी की जाती है तो उसमें वार्प किया जाता है, कंप्रेशंस और बैंडेज लगाई जाती है 24 से 72 घंटों तक। ठीक है, तो ये हमारी थेरेपी होती है, सेक्लेरोथेरेपी हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है लेजर और रेडियोथेरेपी। तो लेजर और रेडियोथेरेपी के अंदर आ जाता है एक स्मॉल कैथेटर जो होती है वो इंसर्ट कराई जाती है हमारे वाई ग्रोइंग ऑफ द वेन्स ऑफ एब्लेटिड्स। ठीक है, तो लेजर और रेडियोथेरेपी के अंदर जो एक स्मॉल सी नली होती है वो इंसर्ट कराई जाती है वेन के अंदर। आगे देखते हैं हम इसमें क्या होता है हमारा इसके अंदर। तो भाई इसमें हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है वी शुड गिव फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस पेशेंट प्रिवेंट ऑफ द रिलीव वेरिकोज सिम्टम्स। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपको कि वो वेरिकोज वेन के जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलीव भी पा सके और उनको पहचान भी सके और उनसे प्रिवेंशन यानी कि उनकी रोकथाम भी कर सके। तो ये किसका काम है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये चीज आ रही है, तो ये नर्स का काम होता है। तो नेक्स्ट आप पेशेंट को एडवाइस देंगे कि भाई स्टैंडिंग और जो आपकी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ज्यादा लंबे समय तक आपने खड़े रहना अवॉइड करना है, ज्यादा लंबे समय तक आपको खड़ा नहीं होना है। ठीक है, लॉस वेट ऑफ द मेंटेन ऑफ द हेल्दी वेट, आपको बहुत ज्यादा अगर आपका वेट है, ओबेसिटी अगर है तो उसको आपको कम करना है और हेल्दी वेट आपको क्या करना है, मेंटेन करके अपना रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा हमारा एक्सरसाइज टू इंप्रूव सर्कुलेशन। तो आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी ताकि आप अपने सर्कुलेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूज कंप्रेशन स्टॉक ऑफ स्टॉकिंग। तो आपने कंप्रेशन यानी कि स्टॉक और स्टॉकिंग, स्टॉक इसमें आ जाती है इस तरीके के मोजे होते हैं जो आपके पैरों को स्टॉकिंग्स जो है जैसे कि कंप्रेशंस वगैरह है उसके लिए अच्छे से जो आपकी वेन्स है उनका जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो सके, तो इस तरीके के मोजे, इस तरीके की सॉक्स आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें देखनी, सबसे पहले पेन से रिलेटेड चीजें देखेंगे, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है, अब नॉर्मल डायलेटेड चीजें तो नहीं है, टॉर्टॉइज यानी कि हमारी टेढ़ी मेढ़ी वेन तो नहीं है, सर्जरिकल इंसेशन यानी कि सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, तो इससे रिलेटेड सर्जरी हुई है या अब नॉर्मल डायलेट हो रही है आपकी वेन या फिर टेढ़ी मेढ़ी वेन होगी है या इन्फ्लेमेशन सप्लीमेंट्री है, उससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का दर्द है तो ये आपने डायग्नोज जरूर करना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इम्प्रेड टिश्यूज ऑफ इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कॉर्निक चेंज एंड द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स। तो इसमें आपने क्या देखना है, टिश्यूज का इम्प्रेड देखना है कि भी टिश्यूज का किस तरीके से लॉस हुआ है, उससे रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। कॉर्निक चेंज लंबे समय तक क्या बदलाव आया, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड यानी कि ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड होता है उसके अंदर क्या लंबा चेंज आया है और किस तरीके से हमारे टिश्यूज की हानि हुई है, इम्प्रेड हुआ है, इंटीग्रिटी हुई है, तो उससे रिलेटेड आपने सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखनी है। तो ये थी हमारी डिजीज, ये थी हमारी वेरिकोज वेन। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन डिजीज ये होती है। तो
इसमें ज़्यादा पेन की इतनी शिकायत नहीं होती है, बट जो वेन होती है वो बहुत ही विजिबल तरीके से हमारी स्किन पर दिखाई देती हैं, हमारी बॉडी पर, कि ये हमारी लेग्स पर ज़्यादा दिखाई देती हैं, और कॉमनली हमारी जैसे पिंडली वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर ये हमारी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये हमारी डिजीज़ यहीं पर होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।